रमा अपनी सास कौशल्या और 2 बच्चों के साथ रहती थी। रमा के पति इस दुनिया में नहीं थे। पति के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी रमा के कंधों पर आ जाती है। सुबह उठकर रमा जल्दी जल्दी घर का काम करने लगती है। रमा बहू, क्या बात है? तू कहीं जाने की तैयारी कर रही है क्या? आज तो सुबह से ही घर के काम में लग गई। माँ जी, घर का काम खत्म करके मैं खेत पर जाऊंगी। अब सब्जियां उगाने और उन्हें बेचने का काम मुझे ही करना होगा। बिट्टू के पापा के जाने के बाद हम कई दिन से खेत पर नहीं गए, लेकिन अब मुझे ये जिम्मेदारी उठानी ही होगी। बहू, तू घर और खेत दोनों जगह का काम अकेले कैसे कर पाएगी? मैं भी तेरी मदद करूंगी। मैं तेरे साथ खेत पर चलती हूँ। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ खेत पर जाएंगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? बिट्टू और दिया भी बहुत छोटे हैं। घर पर किसी को ना पाकर वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है बहू, मैं घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखूंगी। तू खेत पर चली जा, लेकिन अपना ध्यान रखना। तेरे अलावा अब हमारा है ही कौन? ठीक है माँ जी, अब चिंता मत कीजिए। मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगी। रमा के पति आशीष के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वे हरी सब्जियां उगाकर उन्हें बेचा करते। घर का काम खत्म करके रमा खेत पर चली जाती है। पति की मौत के लगभग 1 महीने बाद वो खेत पर पहुंची थी। खेत में लगी सारी सब्जियां सूख गई हैं। मुझे थोड़ा पहले खेत में आना चाहिए था। अब मुझे इन सूखी हुई सब्जियों को हटाकर नई सब्जियों के बीज लगाने होंगे। रमा खेत को साफ करने लगती है, जिसके बाद वो नई सब्जियों के बीज लगाने लगती है। इस सब में शाम हो जाती है। इधर कौशल्या को रमा की चिंता हो रही थी। अंधेरा होने वाला है, रमा बहू अभी तक घर नहीं आई। मुझे खेत पर जाकर देखना होगा। कौशल्या बिट्टू और दिया को अपने साथ लेकर खेत पर चली जाती है तो देखती है कि रमा अभी तक खेत पर काम कर रही थी। माँ जी, आप? बहू, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। माँ जी, बस थोड़ा सा काम और बाकी है। आज पूरी सब्जियां लगाकर ही घर जाऊंगी। ला, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। कौशल्या दोनों बच्चों को खेत के किनारे बिठाकर रमा की मदद करने लगती है, जिससे रमा का काम जल्दी हो जाता है। जिसके बाद वे चारों घर आ जाते हैं। बहू, मैंने खाना बना दिया है, तू जल्दी से खाना खा ले। आज तूने दिन में भी खाना नहीं खाया था। माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। रमा, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। तू, बिट्टू और दिया ही तो मेरे जीने का सहारा है। चल बेटी, अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले। रमा हाथ मुंह धोती है और कौशल्या सबको खाना परोसती है। चारों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर रमा घर के काम निपटा कर खेत पर चली जाती है और फसल में पानी डालती है। दिन भर उनकी रखवाली करती है। दोपहर में रमा जब घर आती है तब कौशल्या उससे कहती है, बहू, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों बारी बारी से खेत पर जाया करें। सुबह तू चली जाना और शाम को मैं चली जाऊंगी। इससे दोनों में से किसी एक पर काम का ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है माँ जी, हम ऐसा ही कर लेंगे। कौशल्या की राय के मुताबिक अब दोनों सास बहू बारी बारी से खेत पर जाती और फसल की देखभाल करती। कुछ दिन के बाद रमा की मेहनत रंग लाने लगी और खेत में हरी हरी ताजी सब्जियां उगाती हैं। सब्जियां तैयार हो गई हैं। कल इन्हें तोड़कर बाजार में बेच जाऊंगी। रमा शाम को घर जाकर कौशल्या से कहती है, माँ जी, कल सुबह मैं सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने जाऊंगी। बहू, तू अकेले नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर सब्जियां तोड़ेंगे और बेचेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। हम बिट्टू और दिया को भी अपने साथ ले चलेंगे। ठीक है माँ जी। दूसरे दिन सुबह वे चारों खेत पर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ जी, कल तक तो हमारे खेत में ढेर सारी ताजी और हरी सब्जियां थी, लेकिन रात भर में ऐसा क्या हुआ कि सारी सब्जियां पीली पड़ गई? पता नहीं बहू, ना जाने ऐसा क्या हुआ। कहीं किसी ने हमारी सब्जियों में जादू टोना तो नहीं कर दिया। मैं ये सब नहीं मानती माँ जी, हमारी किस्मत ही खराब है, ये सब उसी वजह से हुआ है। अब हमें नए सिरे से सब कुछ करना होगा। दोनों सास बहू सारी सूखी हुई फसल को उखाड़कर फेंक देते हैं, फिर खेत की सफाई करते हैं। बहू, मैं बहुत थक गई हूँ, घर चलते हैं, सब्जियां कल उगा लेंगे। हम चारों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। नहीं माँ जी, आप बच्चों को घर ले जाइए, मैं काम खत्म करके ही आऊंगी। ठीक है बहू, मैं घर जाकर खाना बनाती हूँ, तू काम खत्म करके जल्दी आ जाना। ठीक है माँ जी। कौशल्या बच्चों को लेकर घर चली जाती है और खाना बनाने लगती है। रमा खेत में नई सब्जियों के बीज लगाकर घर आती है। रात हो चुकी थी। वे चारों खाना खाकर सो जाते हैं। दोनों सास बहू बारी बारी से खेत पर जाकर फसल की देखभाल करते। इस बार हम फसल को कुछ नहीं होने देंगे बहू, हम रात में खेत में सोएंगे।
ठीक है माँ जी। रमा खेत के किनारे कुछ पुआल बिछा देती है और उस पर चादर बिछाकर चारों खेत के किनारे सोने लगते हैं। कुछ दिन के बाद फसल तैयार हो जाती है। दोनों सास बहू बहुत खुश थीं कि इस बार उनकी फसल को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन वो सोकर उठी तो देखा कि उनकी सारी फसल फिर से सूखकर पीली पड़ चुकी थी। ये देखकर रमा जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। तू क्या चाहता है कि मैं और मेरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर जाए? अगर ऐसा ही है तो तू एक बार में हमारी जान क्यों नहीं ले लेता? बहू धीरज रख, ऐसी हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। रमा को रोता देखकर बिट्टू और दिया भी रोने लगते हैं। माँ, अगर इसी तरह हमारी फसल खराब होती रही तो हम जल्दी ही भूख से मर जाएंगे ना। इससे तो अच्छा होता कि हम भी पापा के साथ ही मर जाते। अपने पोती पोती के मुंह से ऐसी बात सुनकर कौशल्या की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। उन चारों का करुण क्रंदन सुबह के वातावरण को भेद रहा था। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। मत रो माँ। रमा, अपने आंसू जाया मत करो। देखो, मैं आ गया हूं। अब सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, ये तो आपके बेटे की आवाज है। हाँ बहू, ये आवाज तो आशीष की है। रमा और कौशल्या इधर उधर देखने लगते हैं। तभी फिर से आवाज आती है। माँ, रमा, इधर उधर मत देखो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को दिखाई नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूं। मैं रोज तुम लोगों को और अपनी फसल को देखने आता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारी फसल अचानक ही एक रात में सूखकर पीली पड़ जाती है। ये सब इसलिए हो रहा है कि फसल काटने से पहले कोई रात में आकर हमारे खेत में जहर छिड़क कर चला जाता है। लेकिन वो कौन हो सकता है? आखिर कौन है वो जिससे हमारी खुशियां देखी नहीं जा रही हैं? ये काम किसी और का नहीं, बल्कि मेरे दोस्त और पड़ोसी बंसी लाल का है। लेकिन बंसीलाल ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमारे खेत पर अपना कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम हिम्मत हार कर इस खेत को बेच दो और वो मनमानी कीमत पर इस खेत को खरीद ले, जिसके बाद तुम लोग दाने दाने को मोहताज हो जाओ। और फिर बंसीलाल तुम लोगों को अपने घर में नौकर बनाकर रखना चाहता है। उससे हम लोगों की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। उसी ने धोखे से मुझे भी खाने में जहर दिया था। लेकिन आशीष बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? मां, तुम चिंता मत करो। खेत के दाईं तरफ कोने पर पीतल के एक कलश में जल रखा हुआ है। उस जल को पूरे खेत में छिड़क दो। सारी सब्जियां फिर से हरी भरी होकर खिल जाएंगी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि ये सूखी हुई सब्जियां फिर से ताजी हो जाए? हाँ रमा, वो कोई साधारण जल नहीं है। वो पवित्र जल अमृत के समान है, जो मैं तुम लोगों के लिए स्वर्ग से लाया हूं। ये सुनते ही रमा खेत की दाईं ओर जाती है, जहां एक पीतल का कलश रखा हुआ था जो जल से भरा हुआ था। रमा उस कलश के जल को पूरे खेत में छिड़क देती है। ऐसा करते ही खेत की सारी सब्जियां फिर से हरी भरी हो जाती हैं और देखने में पहले से भी ज्यादा ताजी लगती हैं। अरे वाह, सचमुच में सारी सब्जियां फिर से जी उठी। मां, अब ये सब्जियां साधारण सब्जियां नहीं रहीं। इन पर अमृत समान जल का छिड़काव हो चुका है, इसलिए ये सब जादुई सब्जियां बन चुकी हैं। जादुई सब्जियां? हाँ मां, ये सब्जियां अब कभी पीली नहीं पड़ेंगी, न कभी सूखेंगी। कोई चाहे कुछ भी कर ले, इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और तो और, इन सब्जियों को उगाने के लिए तुम लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो कैसे? खेत में बीज डालकर उन पर कलश के जल का छिड़काव कर देना। सब्जियां अपने आप कुछ ही देर में उग जाएंगी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगी। लेकिन जो भी इन जादुई सब्जियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, उन्हें ये सब्जियां नहीं छोड़ेंगी। और जब कलश का जल खत्म हो जाएगा तब? मां, इस कलश का जल कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। तुम लोग अपना ध्यान रखना। इतना कहकर आशीष की आत्मा वहां से चली जाती है। दोनों सास बहू खेत की सारी जादुई सब्जियां तोड़कर बाजार में बेच देती हैं।
दूसरे दिन सुबह दोनों खेत में आकर सब्जियों के बीज लगा देती हैं और उस पर कलश का जल छिड़क देती हैं। ऐसा करते ही मिनटों के अंदर वहां ताजी हरी सब्जियां उगाती हैं। माँ जी, अब हमें खेत में बीज लगाकर कई दिनों तक उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है। हम रोज सुबह यहाँ आएंगे और बीज लगाकर उस पर कलश का जल छिड़क देंगे। सब्जियां तो फौरन उगाएंगी। उसी वक्त सब्जियां तोड़कर हम बेच देंगे। इस तरह कोई हमारी फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा। तू ठीक कह रही है बहू, हम रोज ऐसा ही करेंगे, बल्कि हम दिन में कई बार ऐसा कर सकते हैं। अब दोनों सास बहू दिन में 4-5 बार ऐसा ही करती। वे सब्जियों के बीज लगाकर उन पर कलश का जल छिड़क देती। सब्जियां मिनटों में उगाती, जिन्हें बेचकर वे दोनों एक ही दिन में 4 से 5 हजार रुपए कमा लेती। इस तरह बहुत जल्दी उनकी गरीबी दूर हो जाती है। सोलापुर गांव में लखन अपनी पत्नी माला और बेटी मिश्री के साथ रहता था। लखन गांव में एक अमीर सेठ के खेत पर काम करता था। एक बार लखन ने सेठ के खेत पर फूलगोभी की फसल लगाई, लेकिन सारी फसल रातों रात कहीं गायब हो गई। अब लखन क्या करेगा? जानने के लिए देखिए जादुई फूल गोभी की कहानी। लखन सुबह सुबह सेठ के खेत पर जाने के लिए घर से निकलता है। माला, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम खाना बना कर रखना। ठीक है मिश्री के बाबा। इस बार सेठ जी के खेत में फूल गोभी की फसल अब तक की सारी फसलों से अच्छी हुई है। फसल काटकर जब सेठ जी के पास ले जाऊंगा तो सेठ जी बहुत खुश हो जाएंगे। हो सकता है सेठ जी मुझे कुछ इनाम भी दे दें। ऐसा सोचता हुआ लखन सेठ के खेत पर पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके चेहरे पर दुख और डर से पसीने आने लगे, क्योंकि सेठ का खेत खाली था। फूलगोभी की फसल रातों रात कहीं गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी फसल लगी ही ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो यहाँ खिली खिली फूल गोभी की फसल मुस्कुरा रही थी, अचानक से फसल गायब कैसे हो गई? सेठ जी को पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। लखन दौड़ता हुआ वापस अपने घर जाता है। माला को सारी बात बताता है। उसकी बेटी मिश्री भी सारी बात सुन रही थी। ये कैसे हो सकता है? एक रात में फसल कहाँ चली जाएगी? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? अगर किसी ने फसल की चोरी की होती तो कम से कम खेत पर फसल के नामो निशान तो होते, लेकिन खेत को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां कभी कोई फसल थी ही नहीं। तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम वहां चलकर देख लो। माला और मिश्री लखन के साथ खेत पर जाते हैं। खेत की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा लखन ने उन्हें बताया था। मुझे तो लगता है कि ये काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी जादुई शक्ति ने किया है। जिसने भी किया हो, लेकिन सेठ जी मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? माला और लखन दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां सेठ आ जाता है। सेठ ने जब अपने खेत की ओर देखा तो उसने सोचा कि लखन ने फूलगोभी की फसल काट ली है। वाह लखन, तुमने फूल गोभी की फसल काट कर खेत की जुताई भी कर दी। जी जी मालिक। सारी फूल गोभियां कहाँ हैं? मालिक, फूल गोभियों को मैंने अपने घर में रख दिया है, अभी उन्हें बाजार में बेचने जाऊंगा। ठीक है, तुम शाम तक मुझे पैसे लाकर दे देना। ठीक है मालिक। सेठ वहां से चला जाता है। ये आपने क्या किया? आपने सेठ से झूठ क्यों बोला? अगर मैं सेठ को सच सच बता देता तो क्या वो मेरी बात पर यकीन कर लेता? नहीं करता ना। लेकिन अब आप उसे पैसे कहाँ से ला कर देंगे? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक रास्ता है। क्या क्या रास्ता है? मुझे बताओ। हम ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इससे तो सेठ हमें चोर और धोखेबाज समझेगा। सेठ हमें चोर और धोखेबाज तब भी समझेगा जब हम उसे पैसे नहीं देंगे। हमारे पास खुद के खाने के लिए पैसे तो है नहीं, हम सेठ को पैसे कहाँ से देंगे? लखन को माला की बात ठीक लगती है। माला, तुम ठीक कह रही हो। चलो हम इस गांव से कहीं दूर चलते हैं, लेकिन हमें यह काम चुपके से करना होगा, कहीं सेठ को खबर न लग जाए। लखन और माला वहां से जाने लगते हैं। माला मिश्री को अपनी गोद में उठा लेती है। वो देखती है कि मिश्री के हाथ में गोभी का एक छोटा सा फूल है जिससे वो खेल रही है। इस फूल गोभी ने तो हमें बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसा कहकर वो मिश्री के हाथ से गोभी का वो छोटा सा फूल लेकर जमीन पर फेंक देती है। माला ने जैसे ही गोभी का वो फूल जमीन पर फेंका, वहां वो ढेर सारी फूल गोभी बन गया। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। माला उन फूल गोभी में से एक गोभी उठाकर फिर से जमीन पर फेंक देती है और वो एक फूल गोभी ढेर सारी फूल गोभी में बदल जाती है। मिश्री के बाबा, ये तो जादू हो रहा है। आज सुबह से न जाने क्या हो रहा है, हर बात जादू ही लग रही है। यकीन करना नामुमकिन सा लग रहा है। ये सब जादुई फूल गोभी लगते हैं। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? ये कौन कर रहा है? जो भी कर रहा हो हमारा भला ही कर रहा है। लखन और माला एक एक फूल गोभी उठाकर जमीन पर फेंकते जाते हैं और वो ढेर सारी फूल गोभी में बदल जाता। ऐसा करते करते सारा खेत फूल गोभी से भर जाता है। लखन सारी फूल गोभी टोकरी में भर लेता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है। रुक जाओ लखन। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लखन, मैं फूल गोभी बोल रही हूँ। फूल गोभी? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं जादुई फूल गोभी हूँ।
जादुई फूल गोभी? हाँ, मैं जादुई फूल गोभी हूँ। मुझे बेचने से पहले मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो मुझे क्या बताना चाहती हो जादुई फूल गोभी? मुझे बेचने से पहले मेरा एक फूल अपने पास रख लो। तुम्हें जब जो चीज चाहिए उसका नाम अपने मन में लेकर मेरे एक फूल को जमीन पर फेंक देना। तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज मिल जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ये बता सकती हो कि सुबह जब मैं खेत पर आया था तो सारी फूल गोभियां कहाँ गायब हो गई थी? मैंने सारी फूल गोभियों को जादुई फूल गोभी बनाने के लिए अपने पास गोभी लोक में बुलाया था। क्या कहा? गोभी लोक? हाँ, गोभी लोक, जहाँ मैं रहती हूँ। मैंने सारी फूल गोभियों में जादू भर दिया है। तुम जिस चीज की इच्छा करके इन्हें जमीन पर फेंकोगे तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। लखन, कल मैं इन फूल गोभियों से मिलने के लिए गोभी लोक से धरती पर आई थी। तब मैंने तुम्हें माला से बात करते हुए सुना था। मिश्री के बाबा, हम कब तक इस तरह से सेठ के खेत में काम करके जैसे तैसे गुजारा करेंगे? सेठ तो वादे के मुताबिक पैसे भी नहीं देता है। मिश्री बड़ी हो रही है, इसकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह ये सब कैसे हो पाएगा? काश हमारा खुद का खेत होता तो हमें नौकरों की तरह थोड़े पैसों के लिए दूसरे को खेतों में काम नहीं करना पड़ता। तुम ठीक कह रही हो माला, लेकिन तुम तो जानती हो कि खुद का खेत खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई फूल गोभी। अब इन गोभियों को बेचने के लिए मुझे बाजार जाना होगा। ठीक है। लखन, माला और मिश्री तीनों फूल गोभी लेकर घर आ जाते हैं। लखन एक जादुई फूल गोभी घर पर रखकर बाकी को बेचने के लिए बाजार चला जाता है। वो सारी फूल गोभी बेचकर शाम होने से पहले पहले सेठ को पैसे दे देता है। जब वो घर लौटता है, माला खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। माला उसे खाना लाकर देती है। ये क्या, आज खाने में फिर सूखी रोटी और प्याज? सब्जी बनाने के लिए पैसे कहाँ हैं? न तो घर में तेल है न मसाले। लेकिन हमारे पास जादुई फूल गोभी तो है। क्या तुम्हें याद नहीं जादुई फूल गोभी ने क्या कहा था? हाँ, यही कि हमें जब जो चीज चाहिए उसका नाम अपने मन में लेकर गोभी के एक फूल को जमीन पर फेंक देंगे तो हमें हमारी मनचाही चीज मिल जाएगी। देखते हैं कि उस फूल गोभी की बात कितनी सच है। क्या वो हमें फूल गोभी के अलावा दूसरी चीजें भी दे सकती है? लखन जादुई फूल गोभी को हाथ में लेकर मन में सोचता है कि हम तीनों को खाने के लिए भरपेट पकवान मिल जाते तो कितना अच्छा होता। ये सोचकर वो फूल गोभी को जमीन पर फेंक देता है। तुरंत वहां पर पकवान से भरी 3 थालियां आ जाती हैं जिसमें खीर, पूरी, पुलाव, सब्जी, मिठाई, रायता सब होता है। ये तो चमत्कार हो गया। ऐसा खाना तो शादियों में खाने को मिलता है। देर किस बात की है, चलो खाना खाते हैं। पूरा परिवार मिलकर खाना खाता है। बाबा, क्या जादुई फूल गोभी मुझे नए कपड़े और नए खिलौने भी लाकर देगी? हाँ मिश्री बेटी, जादुई फूल गोभी हमें सब कुछ लाकर दे सकती है। लखन ने जादुई फूल गोभी से मिश्री के लिए नए कपड़े और नए खिलौने मांगे। जादुई फूल गोभी ने वो भी दे दिया। मिश्री के बाबा, क्यों ना हम जादुई फूल गोभी से पैसे मांगकर खुद का खेत खरीद ले? तुम ठीक कह रही हो माला। लखन जादुई फूल गोभी से खेत खरीदने के लिए पैसे मांगता है। जादुई फूल गोभी उसे पैसे दे देती है। अब लखन अपने लिए बड़ा सा खेत खरीद लेता है, लेकिन जब वो सेठ को बताता है कि अब वो काम पर नहीं आएगा तो सेठ बहुत नाराज होता है। वो अपने आदमियों से पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर लखन पैसे कमाने के लिए क्या कर रहा है। सेठ के आदमी पता लगाते हैं और सेठ को सारी बात बता देते हैं। जिस लखन के पास भरपेट 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, उसने खेत कैसे खरीद लिया? इतना ही नहीं मालिक, लखन का खेत आपके खेत से भी बड़ा है। ये बात सेठ को हजम नहीं होती। सेठ रात होने का इंतजार करने लगता है। रात होते ही वो सेठ लखन के खेत पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि लखन ने अपने खेत में फूलगोभी की फसल लगाई थी। सेठ ट्रैक्टर से सारी फसल को रौंद देता है, लेकिन फूलगोभियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। थककर वो एक जगह खड़ा हो जाता है और फूलगोभियों को घूरने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कुछ महिलाएं फुसफुसाकर बातें कर रही हैं। कौन है यहाँ? सेठ अपनी जान की खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा। सेठ को लगता है कि खेत में चुड़ैलों का वास है। वो डर कर वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही फूलगोभियां हंसने लगती हैं। अब सेठ यहाँ कभी नहीं आएगा। हमने उसे ऐसा सबक सिखाया है कि वो लखन की फसल को बर्बाद करने की हिम्मत दोबारा नहीं करेगा। सेठ ने फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया। जादुई फूलगोभी की मदद से लखन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मिश्री स्कूल जाने लगी। उन्होंने रहने के लिए पक्का घर बनवा लिया। लखन अब पैसे वाला बन गया। गांव के लोग उसे लखन सेठ और माला को सेठानी कहकर बुलाने लगे।